नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी दिल्ली विधानसभा चुनाव की, और दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब कूड़े की एंट्री हो गई। कूड़ा, गंदगी, यमुना की गंदगी का भी जिक्र किया। योगी आदित्यनाथ आए, अब वो कह रहे हैं कुंभ में मैं तो अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ डुबकी लगा के आ गया। केजरीवाल अपने मंत्रिमंडल के साथ क्या डुबकी लगा सकते हैं? और कूड़े के ढेर, पूरी दिल्ली को कूड़ा घर में तब्दील कर दिया है। अब दिलचस्प बात यह है, झाड़ू है चुनावी चिन्ह आम आदमी पार्टी का, सत्ताधारी दल का, और झाड़ू से ही तो कूड़ा साफ होता है। तो कूड़ा झाड़ू को साफ कर देगा या झाड़ू ये कूड़े के आरोपों को साफ कर देगी? अरविंद केजरीवाल ने भी पलटवार किया। वो कहते हैं ना देसी भाषा में, सेक रे सेक आपत दिखाई ना दिखाया। अरविंद केजरीवाल ने योगी आदित्यनाथ को कि 8-8, 10-10 घंटे तो बिजली कटती है उत्तर प्रदेश में, मैं 24 घंटे बिजली देता हूं। स्कूलों में टाट पर बैठकर बच्चे पढ़ाई करते हैं। आप यूपी का मॉडल दे रहे हैं, मैं यहां पर मुफ्त की शिक्षा दे रहा हूं, मुफ्त का स्वास्थ्य दे रहा हूं। और कूड़े के साथ साथ, गंदगी के साथ भाषाई गंदगी भी आ गई सामने। गिनती गिनवाई जा रही है गालियों की। अरविंद केजरीवाल जो ये तस्वीरें दिखा रहा हूं, बाकायदा बोलते दिखाई दिए, और उसमें भद्दे भद्दे शब्द भी हैं जिनको मैं बीप करूंगा, आगे आपको सुनाऊंगा। तो इस केजरीवाल डूइंग अ मोदी, प्रधानमंत्री मोदी भी, उनका भी एक ही शगल है। चुनावी टाइम में बताते हैं पूरा विपक्ष मुझे गालियां देता है। कर्नाटक में तो 104 गालियों की एक सूची भी जारी कर दी थी बीजेपी ने, लेकिन 65 ही सीट आई वहां पर। तो गाली कई बार काम कर जाती है, कई बार नहीं करती है। विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं अरविंद केजरीवाल, क्या काम करेगा? तो ये कूड़े और गंदगी, जिसमें भाषाई गंदगी भी है, उस पर आज का होगा सीधा सवाल। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल क्या हैं? दिल्ली विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी दल का चुनावी चिन्ह है झाड़ू। आम आदमी पार्टी वैकल्पिक राजनीति का दावा करते हुए इस मैदान में, इस रण में कूदी थी। सरकारें भी बनाई, 3 बार सरकार बनाई। पहली तो बहुत ही कम अवधि के लिए थी, लेकिन फिर 5-5 साल पर। अब और आज खासकर दिल्ली में कूड़े पर बवाल होता दिखा। कूड़े का मुद्दा, गंदगी का मुद्दा मुख्य धारा में आता दिखा। और यह काम किसने किया? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज से उन्होंने अपनी रैलियों का सिलसिला शुरू किया है। आज के ही दिन वो 3 रैलियों को संबोधित करने वाले हैं, और पहली रैली जो उन्होंने किराड़ी में की, वहां पर दिल्ली के बारे में कहा कि पूरा कूड़ा घर बना दिया है, कूड़े का ढेर बना दिया है दिल्ली को। और कहा कि मैं तो अपने 54 मंत्रियों के साथ अभी महाकुंभ में गंगा जी में डुबकी लगाकर आया। अरविंद केजरीवाल को चुनौती देते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि क्या वो अपने मंत्रियों के साथ यमुना में डुबकी लगा सकते हैं? गंदे नाले में बदल दिया है यमुना को। आम आदमी पार्टी और उनके नेता झूठ बोलने का एटीएम है। और एक व्यक्ति के गिरोह को हमने इतनी छूट क्यों दे दी है? लगे हाथों वो रोहिंग्या और बांग्लादेशी का भी मुद्दा ले आए कि ओखला में उद्योग नहीं बसाए, लेकिन इन लोगों को बसा दिया। पर ये लोग कहां से आए, इस बात का जवाब नहीं दिया योगी आदित्यनाथ ने। ये कैसे आ गए? इनको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? पर यह आरोप लगाया कि ये घुसपैठियों को आधार बांट रहे हैं, बसा रहे हैं। यही आरोप अरविंद केजरीवाल लगाते घूम रहे हैं कि फर्जी वोटर लिस्ट, फर्जीवाड़ा हो रहा है। सांसदों के, मंत्रियों के घर से 33, 28, 26 आवेदन दिए जा रहे हैं। अब अपडेटेड लिस्ट तो आ गई है, उसमें वो आवेदन, उनको स्वीकृति दी गई नहीं दी गई, अभी ये आना बाकी है। इस पर हमारी निगाह लगी हुई है। 2020 के दंगों में आप नेताओं और पार्षदों की मिलीभगत थी। ताहिर हुसैन अभी जमानत को लेकर ही बवाल कटा हुआ है। स्प्लिट वर्डिक्ट आ गया सुप्रीम कोर्ट में भी, पर वो AIMIM से अब उम्मीदवार हैं। आम आदमी पार्टी ने कन्नी काट ली है।
पर कहीं ना कहीं दंगे और इसमें हिंदू मुसलमान, तो वो बटेंगे तो कटेंगे। योगी आदित्यनाथ आए हैं तो ये तो होगा। और आज दिलचस्प बात ये थी कि वहां पर जो पोस्टर लगे हुए थे रैली के स्थल पर, बटेंगे तो कटेंगे बाद में, उससे पहले था एक हैं तो सेफ हैं। अब इसमें दिलचस्प बात क्या है, योगी आदित्यनाथ ने जो ओरिजिनल नारा दिया था वो था बटोगे तो कटोगे, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें तरमीम किया था और कहा था एक है तो सेफ है। बटोगे तो कटोगे को नोटराइज कर दिया था सरसंघ चालक मोहन भागवत ने, लेकिन यहां पर प्रधानमंत्री मोदी के नारे को अब प्राथमिकता देते हुए भी बीजेपी दिखाई दी है। पर बात आती है कूड़े की। अब घिरे अरविंद केजरीवाल तो पलटवार भी किया, और अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा कि योगी जी दिल्ली आए हैं, स्वागत है। तो यह भी बता दें कि यूपी में कितने घंटे बिजली कटती है। 8 से 10 घंटे तो बिजली कटती है, हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में बच्चे टाट पर बैठकर पढ़ने को मजबूर होते हैं। हमने वर्ल्ड क्लास यहां पर स्कूल खोल दिए हैं। बुरा हाल है बीजेपी शासित राज्यों में स्कूलों का। स्कूलों को ठीक तो करा नहीं पाए योगी आदित्यनाथ, हम अपने शिक्षा मंत्री को वहां पर भेज देते हैं। साथ ही साथ बोले कि हम सीवर लाइन बदल देंगे, सारी की सारी नई सीवर लाइन लगाएंगे। तो ये थोड़ी सी कमजोर नस भी साबित हो रही है क्या? दोनों के वार पलटवार पर पहले एक निगाह डालिए। अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? उत्तर प्रदेश में उनकी 10 साल से सरकार है, बीजेपी वालों की डबल इंजन सरकार है। मैं योगी जी से पूरी विनम्रता से पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में कितने कितने घंटे के पावर कट लगते हैं, जरा बताएं हमको। वहां पे मेरे को पता चला नोएडा में 6-6 घंटे बिजली नहीं आती, लखनऊ में 8-8 घंटे बिजली नहीं आती, पूरे उत्तर प्रदेश में 10-10 घंटे के पावर कट लगते हैं। तो अब कूड़े के ढेर का जिक्र हो रहा है, वो आपको ध्यान होगा कि एक सफाई अभियान भी चला था, झाड़ू चलाई गई थी, बीजेपी के सांसदों को जिम्मेदारियां दी गई थी। वो झाड़ू अभियान कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, किसी को पता ही नहीं लगा। गाजे बाजे के साथ शुरू किया गया था, लेकिन अब दिल्ली में कूड़े और गंदगी की ताल ठोकी जा रही है। और जब गंदगी की बात है तो भाषाई गंदगी भी अब राजनीति में फिर से कुलाचे मारती हुई दिखाई दे रही है। अरविंद केजरीवाल बाकायदा कागज हाथ में लिए गालियों की एक लंबी फेहरिस्त की जी देखिए मुझे कैसी कैसी गालियां दी जाती हैं, मासूमियत चेहरे से झलकाते हुए, बड़ी मासूमियत नादानी के साथ क्या पढ़ रहे थे अरविंद केजरीवाल, सुनिए। बीजेपी वालों से पूछो पिछले 10 साल में क्या काम करा, बस मेरे को गालियां देते हैं। उनसे पूछा अगले 5 साल क्या काम करोगे, बोले केजरीवाल घिनौना है। इतने गंदी गंदी गालियां दी है, मैं आज लिस्ट लेके आया हूं सारी गालियों की। कहते हैं केजरीवाल आतंकवादी है, 100 कमीने मरे थे तब एक केजरीवाल पैदा हुआ था। केजरीवाल कमीना है, केजरीवाल घटिया है, केजरीवाल नवाब है, केजरीवाल घिनौना है, केजरीवाल पाकिस्तानी एजेंट है, केजरीवाल AK-49 है, केजरीवाल राक्षस है, केजरीवाल मायावी है, केजरीवाल नमक हराम है, केजरीवाल बेशरम है, केजरीवाल नमूना है। मैं बीजेपी वालों को कहता हूं केजरीवाल जैसा भी है दिल्ली वालों का बेटा है। अब यहां पर आपको एक बात बता दूं, जैसे घोषणा पत्र आ रहे हैं ना, बीजेपी का संकल्प पत्र, आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र, कांग्रेस का घोषणा पत्र, सब कॉपी पेस्ट, कार्बन कॉपी एक दूसरे की दिख रही है। तो यहां पर ये गालियां गिनाने का जो सिलसिला करते दिखाई दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल, वो दाना डाल रहे हैं कि इसको वायरल करो, कि मेरे वोटरों को पता लगे मुझे मेरे बारे में क्या क्या कहा जा रहा है। ये प्रधानमंत्री मोदी भी कर चुके हैं और बाकायदा 104 गालियों की सूची जारी की थी बीजेपी ने, प्रधानमंत्री ने गिनवाई थी कि क्या क्या कहा है। कर्नाटक में पर 65 सीटें आई,
दोगुनी से भी ज्यादा सीटें ले गई कांग्रेस। तो ये विक्टिम कार्ड खेलना कि भाई गाली दी जा रही है, पूरा विपक्ष मुझे गाली देता है, बहुत बार काम किया है प्रधानमंत्री मोदी के लिए, काम नहीं भी किया है, जैसे कर्नाटक में नहीं किया, अब दिल्ली में ये काम करेगा क्या? विक्टिम कार्ड चल पाएगा क्या अरविंद केजरीवाल का? और इन सब में सबसे इतर आज एक और तस्वीर दिखाई दी, वो नाचने गाने की, सीटी बजाने की। मौका था कांग्रेस का थीम सॉन्ग लॉन्च, वो चुनावी गाना उन्होंने जारी किया और उसमें टैगलाइन क्या थी? हर जरूरत होगी पूरी, दिल्ली में कांग्रेस है जरूरी। और सीटी भी मार रहे थे, हमारे शो पे बहुत बार आते हैं, जाना माना चेहरा हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अभय दुबे। पर इसमें अभी कांग्रेस के अंदर जो क्या जान आ पाएगी? राहुल गांधी कल तबीयत नासाज थी तो कल भी नहीं जा पाए सदर, आज भी एक रैली में जाना था वहां नहीं जा पाए, अभी पदयात्रा भी, वो क्या थोड़ी खटाई में भी पड़ सकती है? और कांग्रेस अगर मजबूती लेती है, अगर, तो वो किसका नुकसान करेगी? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, कूड़े का बवाल, झाड़ू पर सवाल। कूड़ा झाड़ू को ही साफ कर देगा या झाड़ू संभाल लेगी कूड़े को? और दिल्ली की लड़ाई गालियों की गिनती पर आई। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट, उत्तर प्रदेश का भी हमने जिक्र किया है, योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश से भी संबंध रखती हैं सुप्रिया, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, लोकसभा सांसद भी हैं मलविंदर सिंह कंग, साथ में जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे, ये दूसरे वाले अभय दुबे हैं, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के उनका जिक्र कर रहा था, वो सीटी भी मार रहे थे, और विनोद अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। लेकिन मलविंदर सिंह कंग, चुनावी चिन्ह झाड़ू, काम होता है कूड़ा साफ करना, गंदगी साफ करना, पर कूड़े पर बवाल मच गया है, कूड़ा ही मुसीबत का ढेर बन गया है क्या आपके लिए? कमजोर नब्ज है, उसे छू दिया आज योगी आदित्यनाथ ने। संदीप जी, ऐसा है, आम आदमी पार्टी 10 साल पहले सत्ता में आई है और दिल्ली की बात हो चाहे पंजाब की बात हो, कई दशकों तक कांग्रेस और भाजपा के राज रहे हैं। और ये इस हद तक, जब मैं दिल्ली की बात करूं क्योंकि दिल्ली के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो दिल्ली में तो हर जगह कूड़े के पहाड़ ही नहीं थे। सरकारी स्कूल भी कूड़े करकट की तरह खंडर हो चुके थे, हॉस्पिटल भी खंडर हो चुके थे, सरकारी बसों से लेकर तमाम लोगों की जो जन सुविधाएं, पीने के पानी, बिजली, सब कुछ खत्म था। अरविंद केजरीवाल जी ने हाथ में झाड़ू लेकर शुरुआत की थी आज से 10 साल पहले, और आज सरकारी स्कूल की बात हो, अच्छे क्लिनिक की बात हो, महिलाओं को फ्री बस सफर की बात हो, 24 घंटे बिजली फ्री की बात हो, गाजीपुर, बलसवा और जहां बलसवा और ओखला से हट गए कूड़े के पहाड़। मैं उसी पे आ रहा था। और हमने कोशिश की है 10 साल में ज्यादा से ज्यादा गंदगी भाजपा और कांग्रेस की खत्म की और उसमें कामयाब भी हुए, बुनियादी जरूरतें लोगों की पूरी करी। लेकिन हमारे नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी ने, आपने देखा होगा, बड़ी ईमानदारी से हम जो कहते हैं वो करते हैं। चाहे यमुना की बात हो, चाहे कूड़े की जो दिल्ली के बॉर्डर पे है, अभी नहीं, ये 3 जो पहाड़ हैं इनमें से कितने हटे? मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं मलविंदर। मैं तो संदीप जी ऑलरेडी बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि हम 3 काम अरविंद केजरीवाल जी ने खुद बताए कि जो हमारे अभी करने वाले हैं, चाहे वो यमुना की सफाई की बात हो। नहीं, ये तो 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले भी बताया था, 5 साल में यमुना साफ करा देंगे। करा दी क्या साफ? वो क्या डुबकी लगा लेंगे आपके मंत्रिमंडल? या खुद अरविंद केजरीवाल चुनौती दे रहे हैं ना योगी आदित्यनाथ? नहीं, अरविंद केजरीवाल जी तो ऑलरेडी 3 दिन पहले कह चुके थे। लेकिन हमारा एजेंडा कटेंगे, बटेंगे, मरेंगे, ये नहीं है। हमारा एजेंडा था कि पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे
और दिल्ली को जरूरत भी इसी चीज 5 साल पहले कहा यमुना को साफ कर देंगे 5 साल में, पर यमुना की गंदगी कहां कम हुई? सवाल ये है ना, 5 साल पहले भी भरोसा दिया, हर बार वही चीज, काठ की आंडी बार बार चढ़ाते रहो। नहीं, हमने भरोसा एजुकेशन को लेकर भी दिया था, पूरा किया है। हमने बिजली को लेकर भी दिया था, वो भी किया है। हमने अस्पतालों को लेकर किया था, वो भी किया है। डेफिनेटली 2-3 काम जो हमारे नेशनल कन्वीनर भी कह चुके हैं करने वाले, हम करेंगे आने वाले में। लेकिन हम पॉजिटिव एजेंडे से राजनीति करते हैं, करते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। आज योगी साहब पहली बार आ जाएं, पहले दिन ही उन्होंने काटने बांटने लड़ने भिड़ने की बात की। दिल्ली के लोग ना पसंद करते हैं, ना उन्होंने किया है, ना ये एजेंडे की बात है, ना देश को जरूरत है। जरूरत तो आज देश के जो फ्यूचर है हमारा, अगली जनरेशन, अच्छी एजुकेशन देने की बात है, उनको भविष्य अच्छा फ्यूचर पर सिर्फ यमुना की बात नहीं अच्छा है, एनवायरनमेंट देने की जो जरूरत है। कॉलोनियों में गंदगी, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, गंदा पानी आ रहा है, अब कह रहे हैं हम सीवर बदल देंगे। 10 साल से किसने रोका था आपको सीवर लाइन बदलने से? ऐसा है संदीप जी, पिछले 70 सालों में चाहे वो सीवरेज का मामला हो, गलियां नालियां बनाने का मामला हो, किसी ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। आपने और क्यों नहीं जो दिया? एक स्टेट का इकोनॉमिक जो हम तो दे रहे हैं, लेकिन जी आप कहो कि 10 साल में 70 साल का फैलाया गंद साफ हो जाए, इतना पॉसिबल ही नहीं है। और मुझे लगता है मलविंदर भाई, एक आंकड़ा आपको देता हूं, अगले 2 एजेंडे पे एक आंकड़ा आपको देता हूं, दिल्ली सरकार का ही 76,000 करोड़ का आपका अनुमानित खर्च है 2024-25 इस साल का। उसमें से 60,000 करोड़ तो आप सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि तनख्वाहों में, सब्सिडी जो है, और जो आपने कर्ज ले रखा है उस पर ब्याज चुकाने में लगा देंगे। 5,919 करोड़ रुपए, महज 5,919 करोड़ आप आधारभूत ढांचे पर लगाने को आपके पास है, उतना ही पैसा है। ये सड़कें बनाने के लिए, गड्ढे भरने के लिए, फ्लाईओवर बनाने के लिए खर्चा ही आपने घटा दिया। संदीप जी, हमने एजुकेशन का बजट बढ़ाया, हमने स्कूलों का बजट बढ़ाया। 4 लाख प्राइवेट स्कूलों से बच्चे सरकारी स्कूलों में आए। हमारी प्रायोरिटी वो है। हमारी प्रायोरिटी है बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों की दवाई, सबसे पहले परिवार में। आज 20 से 25 हजार रुपया हर परिवार का खर्चा कम हुआ जब से अरविंद केजरीवाल जी की सत्ता आई है। जहां तक ये तमाम आप बजट की बात कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं इलेक्टेड सरकार को लगातार उसकी ताकतें कम की गई, आपके सामने रहा है सारा। और जब सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्सप्लेनेशन अलग से कर दी इलेक्टेड सरकार की और लेफ्टिनेंट गवर्नर की, तो एक बिल लाया गया भाजपा द्वारा। लगातार चुनी हुई सरकार को अपने फैसले लेने से रोका गया। आपके हाथ में है। में पिछले 2 साल से पहले तो आप कह सकते थे कि भाई कूड़ा करकट हम क्या करें, ये रायता फैलाती है बीजेपी और एलजी साहब। 2 साल से तो एमसीडी भी आपके हाथ में है, तो कॉलोनियों में जो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं या जो गंदे नाले हैं, अब तो वो जिम्मेदारी भी आपकी है ना मलविंदर। डेफिनेटली। और 2 साल से जब से एमसीडी आई है, हालांकि बीजेपी ने उसमें बहुत बेईमानी करने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमको न्याय दिया। उसमें 70% जो गरीबों के मोहल्ले थे, कॉलोनियां थी, उसकी सफाई हुई है, वहां गलियां नालियां बन रही हैं। लगातार आम आदमी पार्टी ने अपने सोशल मीडिया से और आपके मीडिया के दोस्तों ने दिखाया भी है, जो लोग कई दशकों से जिनकी गलियां नहीं बनी थी, नालियां नहीं बनी थी, गरीबों की बस्तियों में कोई गया नहीं था, उनको अरविंद केजरीवाल जी की जो अगुवाई में एमसीडी बनी आम आदमी पार्टी की, उसने हमने करने की कोशिश की है। और मुझे लगता है ये कंटिन्यू प्रोसेस है। अगले 5-7 साल में बहुत सारी तस्वीर इन चीजों की बदलेगी, तस्वीर बदलेगी। पर महेश, योगी आदित्यनाथ तो ऐसे आए कि जैसे राम राज्य कायम कर रखा है, बिल्कुल साफ सुथरी सड़कें, गलियां, कॉलोनी, मोहल्ले बिल्कुल गंदगी मुक्त हैं उत्तर प्रदेश में। गाजियाबाद में, इस नोएडा में ही कहीं निठारी चले जाओ तो आंख पे रुमाल रखना पड़ता है। या मैं गलत जानकारी दे रहा हूं? नहीं संदीप भाई, आप नोएडा, यहाँ की दिल्ली की गंदगी दिख गई। और अपना नोएडा में आप रहते हैं, नोएडा में कब 7 घंटे की कटौती होती है, अच्छा। आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है। अच्छा, गाँव देहात में
देखिए गांव यहाँ देहात दोनों यूपी वाले बैठे हुए हैं, दो पत्रकार। हाँ, गांव देहात पे तो भी दावा सोच समझ के करना। नहीं, मैं दावा एक कानपुर के हैं, एक इटावा के हैं, अभी पूछ लूंगा, फैक्ट चेक करा लूं। और लगातार गांव देहात के टच में है। लेकिन रहते दोनों आदमी जो है दिल्ली शहर में ही है, नोएडा में रहता हूं। नोएडा में ही रहते हैं, और नोएडा में और मेरे पिता यूपी के ही एक गांव में खेती करते हैं। बिल्कुल, मैं उन सब चीजों से अच्छे से हाँ, तो थोड़ा सोच समझ के ताल ठोकना। बिल्कुल, मैं कमाल की बात कर रहे हैं। बात दिल्ली की चुनाव की हो रही है, हम उत्तर प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश से कंपैरिजन तो होगी ना, जब यहाँ आकर कहते हैं राम राज्य ले आएंगे, तो राम राज्य स्थापित कर दिया क्या कह रहा उत्तर हूँ प्रदेश कि में? आज जो अचानक आपके सवालों का जवाब मैं दूं, उससे पहले मैं ये चीज कहीं दर्शकों को भी कहीं ना कहीं कचोट रहा होगा कि ये किस तरह का बाजीगर है कि इसको 10 साल में ये एक गाली का जो है सूची निकालता है और ये कहता है कि अगर आपने मुझे गाली नहीं दी होती तो ये कूड़े का पहाड़ खत्म हो गया होता, अगर मैं जेल नहीं गया होता भ्रष्टाचार के मामले में। प्रधानमंत्री मोदी से सीख रहे हैं। देखिए, सब सीखने वाली बात नहीं है, समझने हाँ, वाली बात है की कि सूची जो आपने जारी करवाई थी। नहीं, मैं कह रहा हूं कि वो गाली की जो सूची थी वो उस तरह की नहीं थी। वो तो हमेशा प्रधानमंत्री जी ने कम से कम 100 ऐसे मौके आए और 100 मौके पे हम लोगों ने भी यही बात कही कि कम से कम विक्टिम कार्ड खेलें तो वो विक्टिम कार्ड है, ये करें तो नौटंकी। नहीं, नौटंकी तो स्वाभाविक है कि आपको अब दिखाई दे रहा है कहीं कि मुझे 10 साल में ये 10 गालियां दी गई है, 100 गालियां दी गई और आप गाली के लायक हैं, और आप ये कह रहे हैं कि कूड़े का पहाड़ या जमुना का गंदगी या दिल्ली का प्रदूषण या लोगों का नलों में सीवर का पानी गंगा या मैं जानना चाह रहा हूं, या रैन बसेरे में हजारों लोगों की मेरे मौत घर में भी गंगा जल इस्तेमाल होता है, पर वो ऊपर ऋषिकेश से भी ऊपर से मैं मंगवाता हूँ। आचमन, कुंभ के पानी का आचमन कर लेंगे संगम पर। मैं पिछली बार गया था महाकुंभ में, सारे तमाम बड़े जो संत समाज के लोग थे, वीएचपी के लोग, मैंने उनसे कहा कि आचमन कर दीजिए। 12 ग्लास मैंने पानी मंगाया था, एक भी पीने को तैयार नहीं भाई था। देखो, ऐसा है कि जहां खुद मुख्यमंत्री नहीं, डुबकी अलग है, आचमन कर लेंगे क्या? मैं स्पेसिफिक सवाल करते हैं लोग। अच्छा, लोग करते हैं, जरूरी कर लेंगे ना? हम क्यों नहीं करेंगे? हमारे लिए गंगा गंगा वैसे ही सवाल था, पवित्र इसमें है। परेशान क्यों और होंगे? दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस चुनाव में, दिल्ली के चुनाव में, अगर जो सर्वथा अगर कहीं कोई सबसे ज्यादा कोई चीज कहीं ध्यान खींचता है लोगों का, तो स्वाभाविक रूप से वो पहाड़ है, जिसके बारे में पिछले 10 साल से 10 बार 100 बार वादा करके, अच्छा ईमानदारी से झूठ बोलने की एक कसम जो उठाई है ना केजरीवाल ने, ये जो लैंडफिल हर शहर में होते हैं, तो ये गाजीपुर का 1984, भलसवा 1994 और ओखला तो 1996 में, तब से कूड़े के ढेर, कूड़ा यहीं पर इकट्ठा हो रहा है। ये मतलब आम आदमी पार्टी के टाइम पे हुआ है ये? हम तो 84, हम तो ये 94 और 96 हम तो कह ही नहीं रहे संदीप भाई। हाँ। ये जिन लोगों ने कहा कि हम इस कूड़े के ढेर को, इस कूड़े के पहाड़ को हटा देंगे। अच्छा, पहाड़ आपने बनाया, सारा हटाना मैं कह रहा हूं कि जिम्मेदारी इधर हो जाती है। पहाड़ हमने नहीं बनाया। अच्छा, पहाड़ नहीं बनाया, अच्छा वैसे ही आ गया। मैं कह रहा हूँ कि पहाड़ ना हमने बनाया ना आपने बनाया। ये तो पता नहीं जो पहाड़ बनाने वाले लोग थे, जो इनको पहाड़ करार देने वाले लोग थे, उनसे पूछा ना आपने अभी सवाल। भाई कहीं दिखाई नहीं दे रहा है किसी का, मैंने सारे सवाल यार ये पहाड़ जो तुमने खड़ा किया, पहाड़ जो बताया, ये जो राजनीतिक पहाड़ बना के और जो लोगों के वोट लेके और उसके बाद तुम फिर पलटू राम बन गए, तो इसका मतलब तो समझाओ कि क्या होता है। वो योगी आदित्यनाथ जी क्या गलत पूछ रहे हैं तुमसे? जमुना में नहाने की अगर बात कर दी है, ओखला में जमुना में योगी आदित्यनाथ जी अगर नहाने की बात कर दिए तो वो गाली हो गई क्या? कूड़े के पहाड़ के बारे में पूछ दिया तो वो गाली हो गई क्या? एक चीज आपसे ये इससे बड़ी गाली और क्या हो सकती है कि एक आदमी वोट लेता है और वोट लेके और चोट कैसे देता है उस विश्वास पे, उसके ऊपर कभी चर्चा नहीं होती है। सवाल सुन लेंगे मेरा? जी, ओखला का जिक्र किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। नोएडा का फुल फॉर्म तो आपको तो पता होगा, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। जी, कि ओखला में उद्योग स्थापित नहीं हुए, रोहिंग्या को बसा दिया। उस पे तो मैं आता हूँ। नोएडा में कितने उद्योग स्थापित हो गए? आप देखिए ना, जितना बड़ा निवेश यहाँ हुआ अभी पिछले 7 सालों में, नया उद्योग कौन सा बना? मैं अगर मुझे ये मालूम होता मैं आपको डिटेल देता कि तो मुझे ये मालूम नहीं था कि उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा जा रहा है। नया कुछ उद्योग बिल्कुल हुआ है। जैसे अभी इन्वेस्टमेंट समिट हुआ, उसमें लाखों करोड़ रुपए के जो है एमयू साइन हुए और यहाँ लग रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट तो आपके सामने जो है जीता जागता
उदाहरण है कि किस प्रकार के नोएडा का जो है समृद्धि की तरफ नोएडा चल पड़ा है। उसके बाद भी अगर ये कहा जाए कि नोएडा में कुछ हो ही नहीं रहा है, तो ये तो मतलब उन लोगों से अच्छा, पूछिए उद्योग जो आ इस गए। क्या चुनाव मैं में- उद्योग से पूछ रहा उद्योग था? में एयरपोर्ट बहुत आया है, उद्योग। वो बात जायज है मैं कह रहा हूं आपकी। कि सैकड़ों ऐसे उद्योग सैकड़ों? बनने लगे, सैकड़ों। अरे, मैं दावे के मुझे साथ पता कह रहा ही हूं नहीं आपको, लगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। बड़ा उद्योग। मैं आप कहोगे मैं लिस्ट आपको दे दूंगा, चलो लिस्ट भी ले आइएगा। बिल्कुल देंगे। और आपको सुन के हैरानी और और परेशानी ये नहीं होना रोहिंग्या चाहिए कि कैसे ये दावा हम मतलब करने दिल्ली के सरकार बसा लेती है, जिम्मेदारी साहब, किसकी आपने है अभी जो कहा घुसपैठियों ना, को रोकने की? जो हिसाब किताब आपने दिल्ली को लेकर दिया कि 5,000 करोड़ रुपया तुम्हारे हाथ में होगा और उसमें क्या क्या करोगे, उस हालत में उत्तर प्रदेश की वैसी हालत नहीं है। अच्छा, 8,57,000 करोड़ का है कर्ज दिल्ली अगर पे, अगर वो 4,000 कर्ज 5,000 है करोड़ तो का। आज आप कहीं तुलना करिए, ये वही उत्तर 8,57,000 प्रदेश है, करोड़। नहीं ये वही उत्तर प्रदेश है जो कर्ज में भी दबा रहता था और मर्ज भी उसी तरह से बढ़ता जाता था, जैसे कि या वो अपराध की बात हो या किसी वर्ग की तुष्टीकरण की बात हो या सफाई में नाच गाने की बात हो 1100 करोड़ की। तो ये सब चीजें जो है कम से कम इन सब चीजों से बाहर निकला है उत्तर प्रदेश। और कहीं भी आप जाइएगा तो सड़कें मिलेंगी, कहीं भी जाइएगा तो एक अच्छा खासा माहौल मिलेगा, एक अच्छा वातावरण खासा जो है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में। आज उत्तर प्रदेश की देखिए कि क्या बड़ा बदलाव आया है 360 डिग्री बदलाव पे। आया। सीईओ इलाके के गधा लेके घूमते हैं। अरे आप तो कुछ भी मतलब एक कुछ भी? सीईओ ये मैंने गलत एक कहा। सीईओ का नाम लेके आप पूरे शो उत्तर कॉज प्रदेश नोटिस की मिल गया है। नहीं ऊपर शो कॉज नहीं, नोटिस नहीं, मिल गया है पूरे उत्तर प्रदेश हेडक्वार्टर्स से। अरे साहब मैं कह रहा हूँ पूरे उत्तर प्रदेश की तस्वीर नहीं, को ये नाम बांग्लादेशी दीजिए। कैसे बच जाते हैं ओखला में? वो इनको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? स्वाभाविक रूप से है कि भाई आप उनसे पूछिए ना कि किनसे? हम रोकने और टोकने के बाद जो भोंकने का काम करते हैं, अच्छा, रोकने जो टोकने के के बाद। बाद जो भोंकने का काम करते हैं उनसे पूछिए ना शब्दों कि की भाई मर्यादा रखिए ना, ये मेरे वो चाचा बादशाही है, ताऊ गंदगी हैं, ये तो- वोटर हैं, समर्थक हैं, ये प्रवर्तक, नहीं, ये उनके आ जो कैसे प्रवर्तक गए? हैं आ उनसे कैसे- आप ये बात आ नहीं कैसे पूछिएगा। गए? आ कैसे गए यहाँ तक? पूछिए ना, जो मनमोहन जी कहते थे अच्छा, कि मैं रात भर सो नहीं पाया, जब वो कहते थे कि इन संसाधनों पे कहते थे कि मुसलमानों का पहला अधिकार है, उनसे जरा पूछिए कि पता भाई नहीं ये कहाँ चीज कहाँ से मुझे कहीं बताओ। गए, एकदम बोहरा क्यों से गए, नहीं? सब कुछ जोड़ने अरे लगे साहब, कहीं मैं कहीं से। बोराने अरे वाली भाई, बात 10 नहीं है साल यार। से सरकार मुसलमान किसकी है? मुसलमान करते करते इस देश में क्या हुआ, 10 ये साल किससे से छिपा है क्या? इनमें से कितने लोग पकड़े गए, कितने डिपोर्ट हुए? आज जो हम कर रहे हैं, हाँ। आज जो हम शुरू किए हैं उसका अच्छा, आज नतीजा, किए हैं, हाँ 10 उसका साल नतीजा से देख रहे हैं ना कि वो तुरंत पूर्वांचल की, देखिए पूर्वांचल का अपमान हो गया रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के नाम पर। ये क्या मतलब बनता है? अच्छा, अपमान क्या सम्मान मतलब वगैरह बनता चलता है? रहता है। ठीक है सुप्रिया श्रीनेट, ये अब कूड़े पर आ गई है लड़ाई, भाषाई गंदगी भी सामने उभर कर आ रही है। ऐसे में आपका थीम सॉन्ग लॉन्च हो रहा है, हर जरूरत होगी पूरी, दिल्ली में कांग्रेस है जरूरी। ये कुछ कांग्रेस का हाल ऐसा तो नहीं दिल्ली के चुनाव में कोई नाम लेने वाला है नहीं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहा है, आप नाच गा रहे हैं थीम सॉन्ग लॉन्च करके। अभी आपको लग रहा है, पता कर लीजिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी से हम कितने दमखम से जमीन पर हैं। आप तो आजकल जा रहे हैं बाहर रिपोर्टिंग के लिए, कितने लोग कांग्रेस की और शीला जी की बात करते हुए दिखते हैं, आप ही के चैनलों पर देख रही हूं। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात हो रही थी और उत्तर प्रदेश से हूं तो पहले एक यहां पर हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। उत्तर प्रदेश में इतना रोजगार बन गया कि उत्तर प्रदेश के 5,000 युवा इजराइल के युद्ध क्षेत्र में जाकर काम करने को मजबूर हैं और इसको सीना ठोक कर अपनी प्रशंसा में खुद योगी आदित्यनाथ सदन में बता रहे हैं, अरे प्रभु ये आपकी विफलता है कि उत्तर प्रदेश के युवा को इजराइल के युद्ध क्षेत्र जाकर जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। और वहां से जो भयावह वीडियो आते हैं, कोई बंकर में फंसा है, कोई वापस आना चाहता है, उसके बारे में कोई सुध लेने वाला नहीं। जाके उनसे पूछिएगा उनके माँ बाप से। 69,000 शिक्षक घोटाला आप करें, जब बच्चे युवा छात्र सड़कों पर आए नौकरी मांगने के लिए, उन पर लाठियां आप बरसाइए, कड़कड़ाती ठंड में डंडे आप पड़वाइए, वाटर कैनन आप चलवाइए। उत्तर प्रदेश का आंकड़ा है और मैं आंकड़ों से बात करती हूं, 100 में से 68 युवा बेरोजगार हैं उत्तर प्रदेश में। किस तरह की बातें करते हैं ये। और मैं आम आदमी पार्टी से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूं, ये कह रहे हैं 10 ही साल हुए, अरे 2 ही साल पहले कूड़े के ढेर के पहाड़ के ऊपर जाकर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था मुझे एक मौका दो एमसीडी में, पूरा पहाड़ गायब हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर, 1 रत्ती वो पहाड़ कम नहीं हुआ है। और असलियत यह है कि जहां जहां जाइए गंदगी, बजबजाती हुई नालियां, टूटी हुई सड़कें, गाय आवारा पशु घूम रहे दिल्ली की सड़कों पर,
गड्ढों से भरी सड़कें हैं या सड़कों में गड्ढे हैं, समझ ही में नहीं आ रहा है। यह असलियत है दिल्ली की। तो आप 10 साल से सत्ता में काबिज हैं और आप कह रहे हैं कि भैया अभी हमें मौका ही नहीं मिला काम करने का। ये किस तरह की बात है? और वो आकर यहां ज्ञान देकर जा रहे हैं, अपना नहीं देख रहे हैं। 47 लाख बच्चे इस देश में स्कूल से बाहर हो गए, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से। सेकेंडरी स्कूल में गिरे एनरोलमेंट, उसमें नंबर 3 पर दिल्ली की सरकार बैठी हुई है। ये लोग कहां की बातें करते हैं? इनको कोई आंकड़ों का आइडिया है? कुछ पढ़ लिख कर आते, कुछ देखते हैं आसपास क्या हो रहा है। और मैंने तो कहा ना, 5000 युवा हमारे इजराइल गए, ये अच्छी बात नहीं है, ये आपकी विफलता है, आपकी नाकामी है जो आप उन बच्चों को सुरक्षित रोजगार नहीं दे सके। यहां पर गिरीश खेड़ा हैं, सुप्रिया हमारे दर्शक हैं, नारनौल वासी हैं, हरियाणा में रहते हैं। इनका सवाल यह है कि भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा जुबानी गंदगी भरा चुनाव है दिल्ली विधानसभा का। क्या सभी नेताओं और पार्टियों को अपने सदकर्मों पर विश्वास नहीं है? मतलब जिस तरह से बखियां उधेड़ी जा रही हैं और महिलाओं को लेकर जैसी भद्दी भाषा का, कभी हिरणी कभी बाप बदल दिया, और इधर गालियां मतलब गिनवा रहे हैं, बाकायदा बता रहे हैं, मैंने तो कुछ बीप कर दी उनको, पब्लिक रैली में बता रहे हैं, मुझे ये कहा जा रहा है। संदीप जी इसके मैं 2 उत्तर देना चाहती हूं। पहला उत्तर मैं ये देना चाहती हूं कि नरेंद्र मोदी जी भी कर्नाटक गए थे, वो भी एक खर्रा निकालकर बताते थे मुझे कितनी किलो गालियां मिली, 109 गालियां मिली, किताब लिख दूंगा। आप जो दूसरों के लिए कहते हैं, जो ब्याहताओं के लिए कहते हैं, जो वैधव्य झेलती हुई महिलाओं के लिए कहते हैं, जो महिला नेत्रियों के लिए कहते हैं, जो इस देश की औरतों के लिए कहते हैं, वो मैं इस चैनल पर दोबारा से नहीं बोलूंगी क्योंकि वो कहने लायक नहीं है। आप एक महिला मुख्यमंत्री को हैकल करके दीदी और दीदी करते हैं, आप सोनिया जी को कांग्रेस की विधवा कहते हैं, आप शशि थरूर जी की दिवंगत पत्नी को उनकी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं। तो भाषा की मर्यादा तो तार तार हो चुकी है। और असलियत यह है कि यही काम नरेंद्र मोदी कर्नाटक के चुनाव में कर रहे थे, गालियां गिरा रहे थे, और फिर मंच से मुजरा, मंगलसूत्र, बेटी छीन लग जाएगा शब्द इन्होंने बोले। और आज वो काम केजरीवाल जी कर रहे हैं। अरे ढेले का प्रधानमंत्री मोदी को भी मौत का सौदागर, चाय वाला, नीच किस्म का आदमी, ये सब ये भी कहा गया ना कांग्रेस की तरफ से। तो मैं आ रही हूं, उसी पर मैं आ रही हूं। ढेले का फर्क नहीं पड़ता दिल्ली को कि मोदी जी को क्या कहा जा रहा है, केजरीवाल जी को क्या कहा जा रहा है। दिल्ली को फर्क पड़ता है कि आप दिल्ली के लिए क्या करने जा रहे हैं। दिल्ली आज भी 15 साल की शीला दीक्षित की सरकार को याद कर रहा है। और मैं यहां पर एक बात कहूंगी, किस मुंह से आकर यहां पर बातें हो रही हैं। कोई किसी के गाल की बात कर रहा है, कोई एक महिला मुख्यमंत्री को हिरणी बुला रहा है, कोई कह रहा है किसी ने अपना बाप बदल दिया, और केजरीवाल जी अपना दुखड़ा रो रहे। दिल्ली का जब बात आएगी तो ये लोग आपस में भिड़ जाएंगे। लेकिन स्क्रिप्ट जैसे लग रहा है कि भाजपा वाले लिख रहे हैं और आप वाले फॉलो करो। मैं एक चीज और यहां पे कह रहा हूं, आप किसके साथ हैं? आप आपकी दुश्मनी, ये बात कही थी। हाँ, प्लीज। और मैं उनसे 100%, हाँ। संदीप दीक्षित ने एक बात कही थी और मैं 100% उनकी बात से सहमत हूं। नरेंद्र मोदी ने इस देश की राजनीति का स्तर गिराया है, यह निसंदेह है। लेकिन राजनीति की भाषा गिराने का काम अरविंद केजरीवाल जी से ज्यादा किसी ने नहीं किया। मुझे आज भी याद है जिस तरह से वो शीला दीक्षित जी के लिए बोलते थे, जिस तरह से मनमोहन सिंह जी के लिए बोलते थे, जिस तरह से सोनिया गांधी जी के लिए बोलते थे। और आज उनको बोध हो रहा है कि उन्होंने गलत भाषा का प्रयोग किया है। और जहां तक हमारी बात है, हम पूरे दमखम से चुनाव लड़ रहे हैं, हम दिल्ली के मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, उन चीजों को लेकर आए हैं जो जनता को प्रभावित करती हैं। जनता को बजबजाती हुई नालियों और टूटी हुई सड़कों से निजात चाहिए, जनता को रोजगार चाहिए, राहुल गांधी नहीं आ रहे हैं और समृद्धि चाहिए। तबीयत वो चेस्ट कंजेशन, बाकी सारी बातें हो रही हैं। चेस्ट कंजेशन ही हुई है या कुछ खराब है? हाँ, वो मुझे मालूम है, या दरअसल अभी कुछ अंदर खाने, कुछ बैकएंडिंग भी हो रही है। बातें नहीं, मेरा पत्रकार हूं तो मैं तो सवाल पूछूंगा। अगर इस तरह की बातें बीजेपी वाले करें तो मैं बिल्कुल पूछिए। इस तरह की बातें अगर बीजेपी वाले करें तो मैं उनको जरूर जवाब नहीं देती, आपको जवाब दे सकती हूं। आप एक परिपक्व पत्रकार हैं, वो कभी भी किसी से डरते नहीं है, सच को सच कहते हैं। उन्होंने खुद आके कहा कि केजरीवाल जी ने जो जो वादा किया था उससे पलटे, उनसे मुकरे। वो और मोदी जी एक दूसरे की तरह बातें करते हैं, प्रचार प्रसार में यकीन करते हैं, असल काम नहीं करते हैं। पर आपकी लड़ाई असल में है किसके साथ? क्योंकि आज आपने एक ऑडियो, एक कथित ऑडियो भी जारी किया जिसमें आम आदमी पार्टी का एक विधायक रह चुका शख्स
वो तथाकथित शराब घोटाले की पोल खोलते हुए दिख रहा है कि भाई मुझे भी कहा गया था, मैं तो बच गया, कि तुम भी अपनी सेटलमेंट कर लो। तो लड़ाई आपकी आपके साथ है कि बीजेपी के साथ? संदीप जी, सरकार किसकी है? 11 साल से सरकार आम आदमी पार्टी चला रही है, तो निसंदेह उनको कटघरे में रखकर उनके कुशासन पे सवाल पूछे जाएंगे, उनकी नाकामियों, उनकी विफलताओं पे सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन केंद्र में बैठी हुई दिल्ली सरकार भी पाक साफ नहीं। मैं छोटा सा उदाहरण देती हूं। यमुना को, एक को मां गंगा ने बुलाया था, एक को मां यमुना ने बुलाया था। यमुना जी को दोनों लोगों ने मिलकर साफ नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट ने पेनल्टी डाली 50 करोड़ की, केंद्र सरकार पर भी और राज्य सरकार पर भी। तो हमारी लड़ाई तो हर उस व्यक्ति से है जो दिल्ली को उसका हक डिनाई कर रहा है। दिल्ली में छोटा नवजात शिशु 20 सिगरेट के बराबर पी रहा है, इतना प्रदूषण है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं। पूरे चुनाव में पूरा गिरेबान झांक के देख लीजिए, कोई उस पर चर्चा ही नहीं। अरे पंजाब में आपकी सरकार है, दिल्ली की केंद्र सरकार बैठे, बुलाए दोनों लोगों को, करे समाधान, कोई समाधान नहीं। दिल्ली समाधान नहीं, सिर्फ एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। फलाने को किसी ने क्या बिल्कुल, यमुना का प्रदूषण क्या सिर्फ दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है दिल्ली सरकार की भी, पर केंद्र सरकार क्या इससे दूर हट सकती है? ऐसे में आर के थपलियाल, पीसीआर आर के थपलियाल, पौड़ी गढ़वाल वासी जो हैं, उनका सवाल बहुत ही मौजू मुझे सवाल लग रहा है। और विनोद, इस सवाल पर थोड़ा गौर कीजिए। ये कह रहे हैं कि यहां विधानसभा चुनाव को ही कूड़े में तब्दील कर दिया गया है, जहां वोटर को खरीदने का बाजार सज चुका है और जिम्मेदार संवैधानिक संस्थाएं मौन हैं। कि कूड़े की जो ये बात हो रही है, ये तो वोटर को कूड़ा बनाकर छोड़ दिया। हाँ ना, जिस तरह से घोषणाएं हुई हैं हर पार्टी ने, अब कोई उसमें पीछे नहीं है। ये नहीं कह सकते कि वो है कहावत हमारे न कमती रघुवर न कम कन्हैया, अगर अवतारों में किसकी तारीफ की जाए, भगवान राम की है, भगवान कृष्ण की, तो वही स्थिति हो गई है कि बीजेपी 3 किस्तों में घोषित कर रही है अपनी घोषणाएं। नहीं, वो उसके पीछे भी मैंने पूछा तो उनका ये था कि भाई ये अरविंद केजरीवाल रोज रोज कोई नई घोषणा कर रहे हैं, तो अलग रोज चिट्ठी लिख रहे हैं। हाँ, तो वो रोज चिट्ठी लिख रहे हैं, कुछ नई करेंगे तो हमारे अध्याय भी जुड़ते रहेंगे। और कांग्रेस ने एक लंबी फहरिस्त जारी करी थी, आम आदमी पार्टी तो खैर इसकी जगह की सूत्रधारी है। तो इसलिए इनका जो सवाल थपलियाल जी का है कि कूड़े का ढेर का मतलब उनका है कि राजनीति में जिस तरह से आरोप काइनौर साहब हैं, ये पिछला सवाल भी लीजिएगा पीसीआर, वो ये कह रहे हैं कि जो ये कूड़े के ढेर, ये भी सवाल बहुत वाजिब लग रहा है मुझे, कि कूड़े के ढेर, गंदा पानी, सड़कों में गड्ढे, मुफ्त की रेवड़ी के साइड इफेक्ट तो झेलने ही पड़ेंगे। देखिए झेल लो थोड़ा कूड़ा, जेब में पैसे चाहिए तो। देखिए, जब आप मुफ्त की रेवड़ी पर आते हैं, अच्छा है, जब आप मुफ्त की रेवड़ी पर आते हैं तो रेवड़ी तो मुफ्त की होती है, हाँ, तो फिर ये सवाल गौड़ हो जाते हैं। हाँ, और ये तो सब दे रहे हैं ना, इसमें कोई पीछे थोड़ा है। बहस इस पे नहीं होती कि सड़क कैसी है, सीवर कैसा है, रोजगार की क्या स्थिति है, महंगाई की क्या स्थिति है, महिला सुरक्षा की क्या स्थिति है। नहीं, पर एक दूसरे पर केंद्र की सरकार क्या जिम्मेदारी से हट सकती है कि यमुना गंदी है तो दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है? नहीं, केंद्र की सरकार की बिल्कुल जिम्मेदारी है, दिल्ली सरकार की भी है। यमुना एक्शन प्लान और गंगा एक्शन प्लान 80 के दशक से जब आप शुरुआत कर रहे थे अपनी बिल्कुल पत्रकारिता, तब लागू हो गई थी। राजीव गांधी की सरकार ने गंगा एक्शन प्लान बनाया और फिर यमुना एक्शन प्लान आया, 2 साल बाद उसका बजट भी आवंटित किया गया। एग्जैक्टली। और तब से लगातार, जब नरेंद्र मोदी जी 2014 में आए थे तो गंगा की सफाई के लिए 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। और आज भी, अभी कुंभ में योगी जी डुबकी लगा के आए हैं, लेकिन अगर आप पता करिएगा तो कैसे वो पानी वहां संगम में किया गया है डाइवर्ट, और करके उसको पूरा, ताकि ये कुंभ हो जाए। हाँ, कुछ शॉर्ट टर्म मेजर्स की यहाँ पे यहाँ डुबकी लगाने लायक इंतजाम हो जाए। खुद आचमन हो सकता है क्या? खुद शंकराचार्य ज्योतिष पीठ के आदरणीय अभिमुक्तेश्वरानंद जी का वो बाइट आप देखिए, जिसमें उन्होंने कहा कि इतने कुंभ में जो है, उन्होंने उदाहरण दिया एनजीटी का, जिसने कहा कि पानी जो है स्वास्थ्यवर्धक नहीं है और नुकसानदेह है। उन्होंने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य का खिलवाड़ किया जा रहा। ये शंकराचार्य जी का बयान है। तो ठीक है। नहीं, आजकल तो ये हो गया ना, शंकराचार्य भी 2 खेमे में बट गए हैं, कुछ कांग्रेसी शंकराचार्य हो गए हैं, कुछ भाजपाई शंकराचार्य। वो बात आपकी सही है। मतलब जो सच्चाई है, सच्चाई है। नहीं, कांग्रेसी और भाजपाई, शंकराचार्य तो महेश जी हंस रहे हैं, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे तो महेश जी तो ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर, किसी का नहीं छोड़। महेश जी तो इस मामले में बाजी मार चुके हैं। ज्यादा शंकराचार्य तो इनके साथ होंगे, महामंडल कांग्रेस के पास तो गिने चुने होंगे, और वो भी अब अभिमुक्तेश्वरानंद जी तो अभी किधर है पता नहीं लगता। हाँ। उनके गुरु जो थे स्वर्गानंद जी, वो जरूर उनकी सहानुभूति और थोड़ा सिंपैथी कांग्रेस साथ रहती थी, क्योंकि वो गांधी जी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में थे। खैर, अपने मुद्दे पे आते हैं, दिल्ली के मुद्दे पर। देखिए, दिल्ली का मामला ऐसा है कि 3 चीजों में कंपटीशन है दलों में।
एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में, हाँ। भाषा की मर्यादा को नीचे उतारने में, और तीसरा रेवड़ियां बांटने में। बजाय इसके, अगर देखिए इसी दिल्ली में मदन लाल खुराना ने सरकार चलाई, नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे। इसी दिल्ली में शीला दीक्षित सरकार चलाई, अटल जी प्राइम मिनिस्टर रहे। और कभी दिल्ली में केंद्र और राज्य के टकराव वैसा नहीं हुआ जैसा पिछले 10 साल में हुआ। हाँ, उसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदारी अरविंद नहीं, केजरीवाल दोनों की है, मैं दोनों की है। हाँ, नहीं, पर अरविंद केजरीवाल भी मतलब जिद पर अड़ जाते हैं। जो कन्फ्रंटेशनिस्ट पॉलिटिक्स हाँ। जो शुरू हुई 2013 के बाद से इस देश में, उसमें उसका नतीजा यह है कि दिल्ली के मूल सवाल अधर में है। ये प्रदूषण है, ये प्रदूषण जिसपे हम लोग जो सांस नहीं ले पाते सारे लोग, क्यों, क्या ये केंद्र और दिल्ली दोनों की जिम्मेदारी है भाई? अगर और दिल्ली पर भाई ग्रैप लग रहा है, ग्रैप 3, ग्रैप 4, तो हरियाणा से क्या धुआं आ रहा है या क्या पंजाब से आ रहा है? और सिर्फ किसानों को जो बलि का बकरा बना दिया जाता है, जो वैसा प्रदूषण हो रहा है, औद्योगिक प्रदूषण, मैं कह रहा हूं उसके कि- बात में कौन मैं बात कह रहा हूं, करेगा? अब तो पराली नहीं जल रही है, अब नहीं जल रही, कहां से और आ रहा है? एक वही देख लीजिए क्या है। हाँ, तो कुल मिलाकर के ये इस समस्या से मुंह मोड़ना है। यही जमुना के बारे में भी है कि जमुना इतने राज्यों से होके आती है, पर अगर प्रदूषित लोगों है- के अंदर एक नाराजगी साफ दिख रही है। अबे दुबे, जो मैं लोगों के बीच जा रहा हूं रोज, अगर मैं अपने शो के लिए 50 लोगों से बात कर रहा हूं, 15 से 18 लोग ये कह रहे हैं प्रदूषण एक समस्या है, कूड़ा एक समस्या है, सड़कों में गड्ढे एक समस्या है। मैं भी उन 15 से 18 लोगों में हूँ। मेरा घर वैशाली गाजियाबाद में है, जो गाजीपुर में जो कूड़े के पहाड़ हैं, वहाँ से पैदल चल के आप वहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। जब मैं सवेरे घर से निकलता हूँ तो उधर से अगर कभी हवा चल के आ गई तो मुझे बदबू सूंघनी पड़ती है। हाँ, तो ये और मैं पिछले लंबे अरसे से ये सब झेल रहा हूँ। हाँ। अच्छा, अब सवाल इस बात का है, अभी हम लोग चुनाव की समीक्षा कर रहे हैं, ये मुद्दा इतने देर बाद दिल्ली के चुनाव में क्यों आया? कूड़े वाला, हाँ, कूड़े वाला मुद्दा इतनी देर बाद क्यों आया? MCP अभी चुनाव में था तक, मुद्दा हाँ, ये। अभी तक कितने दूसरे मुद्दों के ऊपर हम लोग ये कार्यक्रम भी कर चुके हैं और भी चर्चाएं कर चुके हैं। ये मुद्दा अभी तक क्यों नहीं आया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे गए, अभी ऑनलाइन भी भाषण दिया उन्होंने, अमित शाह जी भाषण दे गए, योगी जी याद दे गए, योगी जी ने तो आज मुद्दा उठाया, योगी जी ने उठाया। लेकिन इतने बड़े बड़े दो नेता जो भारतीय जनता पार्टी के खुदा हैं दोनों, वो दोनों भाषण दे गए, लेकिन उन्होंने तो मुद्दा उठाया नहीं है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस मुद्दे पे थोड़ा बहुत कभी कह दिया हो बात, लेकिन जोर नहीं दिया गया। वो इसमें लगे, वो किस में लगे रहे? शीश महल में लगे रहे, वो उन्होंने केजरीवाल ने गाड़ी चढ़ा दी, इसके ऊपर लगे रहे, और दिल्ली में क्या हो रहा है, क्या यहाँ नहीं हो पर रहा है, एक इसके दिलचस्प ऊपर बात लगे है, रहे। हमारे दर्शक हैं, ये उत्तर प्रदेश वासी हैं, मेरठ के रहने वाले सुभाष चंद्र, वो ये कह रहे हैं बात यमुना की सफाई की हो या कूड़े के ढेर की, शहरी विकास मंत्रालय और प्रदूषण बोर्ड भी तो इसके लिए जिम्मेदार बिल्कुल है। नहीं, दिल्ली की हर समस्या के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जिम्मेदार हैं। ये हो नहीं सकता किसी, क्योंकि दिल्ली में सत्ता का ढांचा इस तरह है। पर मैंने आपकी वो सत्ता का थोड़ी बंटवारा फ्लो इस तरह तोड़ दी का। कि ये अब क्यों उठाया आपके विचार से ये मुद्दा? कूड़ा मुख्य मुद्दा कैसे बनता आज का दिख रहा है? देखिए, अब तो बहुत देर कर दी इन्होंने। मेरा मानना यह है कि अभी बहुत ज्यादा समय व्यर्थ की बातों पर विवाद करते में गुजार दिया। हिंदुस्तान में चुनाव बड़े रंगारंग होते हैं, और ये जो गाली गलौज, ये सब जो एक दूसरे में वार पलटवार जो है ना, ये एबीपी के चैनल का एक वो भी है, वार पलटवार। हम बहुत यहाँ पे एंकर लोग कहते हैं, ये वार पलटवार जो है, ये मैं से राजनीतिक अंताक्षरी कहता हूँ। मैं ये मानता हूं कि इस राजनीतिक अंताक्षरी से मतदाता अपनी वोटिंग प्राथमिकताएं तय नहीं करता। दिल्ली का मतदाता अपनी वोटिंग प्राथमिकताएं। एक और बहुत ही बेहतरीन सवाल आया है, बी गणेश, हैदराबाद वासी। देखिए, दक्षिण भारत में भी एक हिंदी चैनल देखा जा रहा है। हाँ। वो कह रहे हैं कि दिल्ली में हवा का प्रदूषण बढ़ा है या राजनीति का प्रदूषण? नहीं, दोनों ये ही एक पहेली है, दोनों ही प्रदूषण। थोड़ा सा सुलझाइए इसे। मेरा कहना है दोनों ही प्रदूषण चरम पे हैं, दोनों में कंपटीशन है, और दोनों और कौन आगे है इसमें, दोनों में कंपटीशन है। देखिए, ये मसला चुनाव के अंदर, इसके ऊपर एक स्वस्थ और जानकारीपूर्ण बहस होनी चाहिए थी इस सवाल के ऊपर। वो नहीं हुई बहस। ये मौका पूरी तरीके से हम सब लोग चूक गए, और नेता लोग भी चूके, पार्टियां भी चूकी, मीडिया भी चूका, हमारे ऐसे राजनीतिक समीक्षक भी इस मसले को चूके। तो हम सब लोग चूक गए, सबकी इसके अंदर जिम्मेदारी है। अब ये मुद्दा आया है, इस मुद्दे का नुकसान निश्चित रूप से जो लोग सत्ता में हैं उनको थोड़ा बहुत जरूर होगा, लेकिन अगर इसी तरह के मुद्दों को बिल्कुल शुरुआत से ही केंद्र में रखा जाता तो जो आम आदमी पार्टी को चुनौती देने वाली पार्टियां हैं वो थोड़े ज्यादा लाभ की उम्मीद कर सकती थी। अब परिस्थिति जो है वो काफी समय निकल चुका है। तो ये मुद्दा सबसे पहले राहुल गांधी ने उठाया। हाँ, पर ये कूड़ा क्या झाड़ू को राहुल गांधी उठा दिया, फिर कांग्रेस ने उसके ऊपर जोर क्यों नहीं दिया? कांग्रेस जोर नहीं दिया। अब है
क्या ये कूड़ा झाड़ू को साफ कर सकता है या झाड़ू समेट देगा कूड़े को? देखिए, अभी हम लोग इस निर्णय पर नहीं पहुंच सकते। ये तो मतदाताओं का विशेषाधिकार है कि कौन किसको समेटेगा, कौन किसको निपटाएगा। हम उसमें क्यों, जब बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसियां और बड़ी बड़ी जो सर्वे करने वाली एजेंसियां आजकल उनके दरवाजे बंद हो गए हैं, मतदाताओं ने उनके दरवाजे बंद कर दिए हैं, कोई ओपिनियन पोल नहीं हो रहा है। कहां हो रहा है? दिल्ली चुनाव के लिए कोई ओपिनियन पोल है? ट्रैकर चलते थे। यशवंत देशमुख एक ट्रैकर चलाते हैं सोशल मीडिया पे, वो मैं देखता हूं, उसके आंकड़े मुझे पता है। मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा यहां पर उन आंकड़ों का। देखिए, दिल्ली के चुनाव में टक्कर है, मैं ये मानता हूं। दिल्ली के चुनाव में टक्कर है। 10 साल किसी सरकार के लिए बहुत होते हैं, एंटी इनकम्बेंसी प्रकट हो जाती है। देखिए, मोदी जी के खिलाफ तो पीएमएलए में कोई मुकदमा नहीं था, 240 ही जीत पाए ना। अपने दम पर 272 का आंकड़ा नहीं पार कर पाए। 10 साल में वो बहुमत उन्होंने खो दिया, तो आम आदमी पार्टी के सामने भी बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन दिल्ली की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में वो अभी थोड़ी आगे दिखाई पड़ती है, लेकिन चुनौती बहुत बड़ी है। पर ये गालियों को इस तरह से अरविंद केजरीवाल इससे कुछ नहीं होगा, बिल्कुल नकल कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की। ना प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में किया था, दिल्ली में कोई फायदा नहीं हुआ। संदीप जी कह चुके हैं इस बात को। मेरा कहना है, इन चीजों से ये सब चुनाव में एक चटपटा गर्मा गर्म बस ये छौंक लगाने के लिए छौंक लगाती है, तड़केबाजी है, इससे कोई नहीं। मतदाता ये विक्टिम कार्ड है, तो अरविंद केजरीवाल खेलना जानते हैं विक्टिम कार्ड। देखिए, विक्टिम कार्ड आपका जो बिल्कुल आपसे जुड़ा हुआ जो मतदाता मंडल है, जैसे गरीब माना जाता है कि गरीब आदमी जो है, निम्न वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, झुग्गी झोपड़ी वाले, ये अरविंद आम आदमी पार्टी के मतदाता हैं, मोटे तौर पर ये माना जाता है। तो उन मतदाताओं को जरूर आप अपनी तरफ खींच सकते हैं, लेकिन ये सब कह के उन मध्यवर्गीय मतदाताओं को अपनी ओर नहीं खींच सकते, जो आपसे अलग होने की तैयारी कर रहे हैं, भाजपा की तरफ झुकना चाहते हैं। तो ये सब चीजें बहुत, चुनाव बड़े जटिल तरीके से घटित होते हैं, मतदाता बड़े पेचीदा तरीके से सोचता है, इतना आसान नहीं है। तो एक नया मुद्दा मिल गया है, और इसकी गूंज आपको लगता है अगले आने वाले 5 तारीख तक, 3 तारीख तक जो औपचारिक प्रचार है, अब इसकी गूंज सुनाई देगी? छोटा सा कमेंट चाहूंगा। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, मुद्दा जो आज कूड़े का उठा, मैंने प्रदूषण वाला मुद्दा भी कहा, राहुल गांधी ने उठाया। अब कांग्रेस क्यों नहीं उठा रही मजबूती से? कांग्रेस का तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि दोनों, चूंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है 10 साल से, और कांग्रेस के लिए बेहतर मौका है कि वो दोनों को कटघरे में खड़ा कर सकती है। लेकिन वो उठाती है, जंगल में मोड़ नाचा किसने देखा? राहुल गांधी उठा के चले गए, उसके बाद बाकी सारे नेता जो है उस मुद्दे को उठा ही नहीं रहे। एक आमतौर पर चुनाव में एक मुद्दा नैरेटिव बना देता है। तो ये क्या नैरेटिव यहाँ बन सकता है कूड़े के इर्द गिर्द? अब आगे चलेगा क्या चुनाव? आने वाला वक्त तो इसकी गवाही देगा ही। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।